लेट्स टॉक अबाउट आर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है क्यूरिस लॉ। क्या है हमारे अगले टॉपिक का नाम? वो है क्यूरिस लॉ। यू यू क्यूरिस लॉ क्या बोलता है? क्यूरिस लॉ, क्यूरिस लॉ की स्टेटमेंट है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम करते हैं रिप्रेजेंट काई से। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल is inversely proportional is inversely proportional to the temperature of material to the temperature of material। किसी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसके टेम्परेचर के साथ इनवर्सली वेरी करती है। मतलब क्या है? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कम ससेप्टिबिलिटी होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई है तो ससेप्टिबिलिटी लो हो सॉरी तो ससेप्टिबिलिटी लो होगी, वो डिक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर लो है तो ससेप्टिबिलिटी हाई होगी। ये मतलब होता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? ससेप्टिबिलिटी का मतलब है सेंसिटिविटी किसी टेम्परेचर की, ये किसी मटेरियल की। कोई मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस के लिए कितना सेंसिटिव है उसका मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी मटेरियल की। सेंसिटिविटी कम हुई तो वो मैग्नेटाइज कम होगा। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी। यानी कि कम टेम्परेचर पर जो मटेरियल है वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। बहुत इजी है। इसीलिए हमने जो अभी तक कई बार स्टेटमेंट पढ़ ली है कि हीटिंग की वजह से मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता है। डीमैग्नेटाइज हो जाता है। डी का मतलब खत्म, मैग्नेटाइजेशन उसकी खत्म होने लगती है। जो हमने अभी तक पढ़ा ये होता है क्यूरिस लॉ। ये स्टेटमेंट है उसकी कि काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। टी हो यहाँ पे टेम्परेचर। अभी हमको निकालना है, हम प्रूव कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। तीन चीजें मैं आपको बोलूंगा, तीन चीजें। चलो पहले एक मटेरियल देखते हैं। ये कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है, मान लो एल्यूमिनियम है, मान लो आयरन है, कुछ भी है, कोई मटेरियल है ये। ठीक है, मटेरियल है, इसको आपने प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड बी में। ये आपने प्लेस किया इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में। कुछ पास थ्रू हो गई, कुछ नहीं हुई, कुछ ऐसे ही रह गया। ये आपने पास किया, इस मटेरियल को बिठाया आपने मैग्नेटिक फील्ड बी में। बी मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी क्या होता है? ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो होता है आपका बी। या फिर इसी को हमने बोला था मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोला था हमने इसको। ठीक है, अब जो अंदर मटेरियल है, जब आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इसके अंदर भी तो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये जो अंदर मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हुई ये हमने रिप्रेजेंट की बी एम के साथ। ठीक है, और ये कितनी इंटेंस होगी, ये कितनी ज्यादा बनेगी मटेरियल के अंदर,
उसको हम रिप्रेजेंट करते थे आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। कि मटेरियल के अंदर कितनी इंटेंस लाइन बन रही है मैग्नेटिक, कितनी इंटेंस मैग्नेटिक लाइंस बन रही है मटेरियल के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे आई के साथ। आई को बोलते थे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि भाई जो मैग्नेटाइजेशन हुआ मटेरियल का, समझने की कोशिश करें, जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, या मैग्नेटाइजेशन हुआ मटेरियल का, जो मैग्नेटाइजेशन हुआ मटेरियल का, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे आई के साथ। मतलब आई होता है मटेरियल के अंदर, बी होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही होती है। आई होता है मटेरियल के अंदर, जिसको आपने बोला था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सामने, उसके सामने क्या था? उसके सामने था बी। बी मतलब जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है आपने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऐसे बोलो इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपके समझने के लिए ज्यादा बेटर से। जो बाहर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, उसकी इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, जितनी ज्यादा आप बार मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी ज्यादा आप बार मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जितनी ज्यादा ये बार बी होगी, बाहर जितनी ज्यादा बी की लाइंस होगी, अंदर उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। जितनी बाहर आप अप्लाई करेंगे बी, उतनी ही ज्यादा आई निकलेगी। जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। जितनी ज्यादा बाहर इंटेंस होगी, जितनी बाहर होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा इंटेंस होगी, उतनी ज्यादा मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। ये समझा जा सकता है, इजी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मटेरियल का, उतना वो कम मैग्नेटाइज होगा। ये टेम्परेचर है। दिस इज योर आई, दिस इज योर टी। ये टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस या टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना कम हो जाएगा आपका आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मटेरियल ज्यादा गर्म होगा, जो मटेरियल ज्यादा गर्म होगा, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कम होगी। ऑटोमेटिकली इनवर्स रिलेशन में, इजी है। तीन चीजें आनी थी यहाँ पे, आई है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के। ये आप समझ लें इजली। ठीक है, एक चीज हमने और पढ़ी है, बिकॉज बी, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के। इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के। और यहाँ पे एच किस चीज को आपको दर्शाता है? जो हमारे पास एच है वो क्या बताता है आपको? ये एच भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही बोलते हैं इसको। एच भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। सिंपल सी बात है, आपने बी की जगह एच लिख देना है। बी का मतलब एच ही होता है, कि भाई जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी इंटेंस है। जो ये वाला एक्सप्रेशन है ऊपर वाला, यहाँ आपने, क्योंकि बी जो है बी एच के बराबर होता है, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन में इस बी को आप एच के साथ रिप्लेस कर दो। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की जगह लिख दें यहाँ पे एच, एच अपॉन टी। यहाँ पर नोट्स में गलती की गई है, यहाँ टी की जगह लिख दिया बेवकूफ ने आई, गलत है, यहाँ लगना है टी देखना है, तो आप नोट्स को ठीक कर लें। आई नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा टी। ये गलती डाली है, जिसने भी नोट्स लिखे हैं उसने ये
श्योर शॉट गलती डाली है, यहाँ टी होना था, उसने आई लिख दिया, पता नहीं कैसे लिखा है, कोई समझ के बार की चीज है, किस तरह से लिख दिया होगा उसने, क्या लिखा होगा, किस तरह से लिखा होगा, कोई पता ही नहीं है। ओके, जो मैंने आपको बोला यहाँ आई नहीं है, यहाँ टी है। अब क्या होगा, अब इसको एच को आई के नीचे और यहाँ इनवर्स रिलेशन में रहने दो, 1/t एज इट इज। आई अपॉन एच क्या होता है, कितनी बार पढ़ा है हमने आई अपॉन एच, आई अपॉन एच होता है जाई एम, ये होता है आई अपॉन एच। आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का लास्ट वाला चैप्टर एक बार देख ले, जो हमने सेकंड लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, जाइएम था आई अपॉन एच ही, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये इतना होता है। अब क्या रहा इसमें, अब रहा कुछ नहीं है, कर दो इसकी जगह रिप्लेस, ये हो गया जाइएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, खत्म। जाइएम आ गया 1/t के बराबर, जो हमसे स्टेटमेंट में पूछा गया था, जो क्यूरीज लॉ की स्टेटमेंट थी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का टेम्परेचर कितना होगा उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है वो। अगर हमको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो हम जाइएम को लिख देंगे इक्वल्स टू सी अपॉन टी। सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ससेप्टिबिलिटी, ये सॉरी इसको हम बोल सकते हैं क्यूरीज कांस्टेंट भी, ये क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट है ये सी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर क्यूरीज कांस्टेंट। खत्म हो गया, कितना टफ है, सुपर इजी। अब दो हल्के हल्के क्वेश्चन है यहाँ पे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर हीटेड अबव क्यूरिस टेम्परेचर। कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लो आयरन है, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब आप इसको क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा में हीट करते हैं, जो क्यूरिस टेम्परेचर है इसका उससे ज्यादा में हीट करते हैं, तो क्या होता है। सबसे पहली बात है क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है, क्यूरिस टेम्परेचर, क्यूरिस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर above which material lose its magnetic property। मान लो आपके पास आयरन है, एक मिनट को हम मान लेते कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस, पता नहीं कितना होता है कितना नहीं होता है, लेकिन एक मिनट को मान लेते कि भाई 300 डिग्री सेल्सियस है आयरन का टेम्परेचर। तो जैसे ही आपने आयरन को 300 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया ना, फिर ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करने लग जाएगा, और जैसे ये 300 से ऊपर चढ़ गया, 301 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। अब ये आगे मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब होता है हीट करना, तो जब आप हीट करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा, तो वो पैरामैग्नेटिक बढ़ जाएगा। अब ये फेरोमैग्नेटिक है, जब इसका टेम्परेचर आप क्यूरी से ऊपर कर देंगे तो ये डीमैग्नेटाइज होने लगेगा, डीमैग्नेटाइज होगा तो ये पैरामैग्नेटिक बन गया, पैरामैग्नेटिक बन गया, ये फेरो से पैरामैग्नेटिक बन गया ये, इजी। कब, एबव क्यूरिस टेम्परेचर, इजी। इसके बाद अगला, अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आयरन बार
एक आयरन बार है, एक मैग्नेटाइज्ड आयरन बार है, कोई लोहे की बार है, ठीक है, आयरन की रॉड है। इसको आप 1000 डिग्री पे हीट करते हो, 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको हीट किया और फिर इसको कूल भी होने दिया। पहले तो गर्म किया इसको, 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया इसको, फिर इसको कूल भी होने दिया। इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, क्या ये मैग्नेटाइज होगी अब या नहीं होगी? बात यह है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को जब आप उसके क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा ऊपर ले जाते हो तो उसकी मैग्नेटाइजेशन कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाती है। तो अगर आप उसको कूल भी कर दोगे ना तो कुछ टाइम तक वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, वो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी अपनी लूज कर देगा। जब भी आप किसी चीज को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जब आप उसके क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करोगे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा कुछ टाइम के लिए। यही होगा यहाँ आयरन के साथ भी, अगर आप उसको कूल भी करोगे तो भी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। तो ये इजी है। अब इस पॉइंट के बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक जिसे बोलते हैं हिस्टेसिस लूप का, या फिर कर्व बनता है हिस्टेसिस कर्व का। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसके लिए एक लेक्चर बिल्कुल सेपरेट लगेगा। तो हम इस चैप्टर के लास्ट वाला टॉपिक आज पकड़ेंगे, हिस्टेसिस लूप पकड़ेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में स्किप करूंगा क्योंकि बड़ा लेक्चर है, टाइम लेगा वो, और ढंग से होना चाहिए। अब हम जाएंगे इसके बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक में। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ वो करेंगे हम। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक मटेरियल की? पहली बात है, मैग्नेटिक मटेरियल होते कितने तरह के? वो होते 3 तरह के। चलो इस बार यहाँ पे हम फेरो को पहले रख देते हैं क्योंकि नोट्स में भी पहले लिखे गए। फेरो होता है, फिर आपके पास पैरा होता है, फिर आपके पास डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है, और डायामैग्नेटिक होता है। कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती है? जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मान लो लोहा है, लोहा, इसको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल attracted strongly by, क्या है? attracted strongly by magnet। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, पैरामैग्नेटिक को करता है अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड वीकली, पर ये वीकली करेगा अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड वीकली बाय मैग्नेट। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे। अगर उसी के डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पैरामैग्नेटिक वो वीकली अलाइन होते थे तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। खुद भी मानो ना, फेरोमैग्नेटिक मतलब आयरन, आयरन कितनी तेजी से जुड़ जाता है मैग्नेट के साथ। पैरामैग्नेटिक मतलब सोडियम, मतलब मैग्नीशियम, मतलब एल्यूमिनियम, वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के द्वारा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तीसरा था डाया, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे, ये वीकली वीकली रिपेल्ड, क्या बोल रहा हूँ, रिपेल्ड, सॉरी, रिपेल, रिपेल का मतलब दूर फेंकना, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। और नोट्स में यहाँ पर भी गलती की गई है, बेवकूफ ने डायमैग्नेटिक मटेरियल में लिख दिया है वीकली अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड नहीं होगा, वहां रिपेल होगा। नोट्स में आप ये भी करेक्शन कर लें, जब आप नोट्स देखेंगे तो वहां वीकली रिपेल्ड होगा, ये रिपेल होगा वहां पे।
डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जो मैग्नेट है वो अपने से दूर फेंकता है वीकली। फेंकेगा आराम से, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं फेंकेगा, पर फेंकेगा दूर उसको अपोजिट डायरेक्शन में, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। वीकली अट्रैक्ट करता है पैरामैग्नेटिक को, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, और वीकली रिपेल करता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। आई होप इजी था ये। भाई दूसरा पॉइंट, कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसको क्यों करता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इजीली पास थ्रू हो जाती है मटेरियल से। जो मटेरियल है आपके पास, जी सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस उससे पास थ्रू हो जाएगी इजीली। जितनी बार ये मैग्नेटिक लाइन निकल रही है आपकी, ये सारी की सारी मटेरियल से पास थ्रू हो जाएगी। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उससे सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस वो पास थ्रू हो जाती है इजीली। जो पैरामैग्नेटिक है उससे कुछ लाइंस पास थ्रू होती है, कुछ लाइंस पास थ्रू नहीं होती है। ये लो, ये हो गई पूरी पास थ्रू, नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं हुई पास थ्रू, इससे ऊपर वाली हल्की सी पास थ्रू हुई, बाकी नहीं हुई पास थ्रू। ये होती है पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, कि जो मैग्नेटिक लाइंस होगी वो कंप्लीटली पास नहीं होगी। लास्ट में आपके पास डायामैग्नेटिक, ये है डायामैग्नेटिक, इससे बिल्कुल भी पास नहीं होगी। जो मैग्नेटिक लाइन है वो मटेरियल से पास ही नहीं होगी। ये देखो, जितनी मैग्नेटिक लाइन हमने छोड़ी है वो पास थ्रू इससे नहीं होगी, वो रहेगी बाहर के बाहर, मटेरियल के अंदर घुसेगी। ये थी बी, ये है डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसके बाद अगला, जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है बहुत ही हाई, क्योंकि लाइंस बहुत ज्यादा है मैग्नेटिक लाइंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है बहुत हाई। सारी की सारी लाइंस तो पास थ्रू हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हाई है। जो आपके पास पैरामैग्नेटिक है उसके अंदर होती है इससे कम, होती है लेकिन इससे कम होगी। आयरन जितनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि कुछ पास कर रही थी कुछ पास नहीं कर रही थी, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है कम। इस वाले की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है सबसे कम, क्योंकि पास थ्रू होने ही नहीं दे रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहां से होगी? थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसमें, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बनती है इसकी। इसमें बीएम होता है उल्टी डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, बीएम उल्टी डायरेक्शन में, और वो होगा भी कम बीएम, हल्का सा बीएम बनेगा, ऐसे नहीं कोई बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस बन जाएगी। बहुत कम मैग्नेटिक लाइंस बनेगी इसके अंदर और वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई सबसे कम। अब इसके बाद, वो तो आपको शुरू में उनकी डेफिनेशन तो पता ही होगी कि ये स्ट्रांगली अलाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, और जो डायमैग्नेटिक है ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है उसकी मैग्नेटाइजिंग हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, हैज पॉजिटिव वैल्यू। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटाइजिंग वैल्यू है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जो पैरामैग्नेटिक की मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी ये वैल्यू है वो स्मॉल पॉजिटिव है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। और जो डायमैग्नेटिक है इसकी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी? मैग्नेटाइजिंग की, मैग्नेटाइजिंग की। बस खत्म हो गया।
इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है क्लोज। सिर्फ एक रहा हिस्टेसिस लूप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और चैप्टर हो जाएगा क्लोज। चैप्टर क्लोज मतलब हमारी यूनिट भी क्लोज।